Hello students, in this lecture we are going to discuss about the pollutions from the IC engines. Now you are familiar, all of you are familiar with what is the meaning of pollution, what are the different gases. Basically, we are going to talk about air pollution. There are other types of pollutions also, say noise pollutions and the other things, but basically we are going to talk about the pollution. Actually, pollution is a very vast topic, so for every type of pollution there are different types of solutions for reducing those type of pollutions, but we are going to concentrate only on the pollutions which are coming out from the internal combustion engines, basically the different gases which are emitted from the exhaust of the engines or the other parts of the engines, and all those things. In this lecture, the outline of the lecture will be like this. Basically, I'll be talking initially about the pollution norms. उसके बाद में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द पोल्यूटेंट्स, क्या क्या इफेक्ट्स उनके होते हैं. उसके बाद विल टॉक अबाउट द एमिशन फ्रॉम द इंजन्स. किस किस टाइप के इंजन्स, ऐसा इंजन्स मतलब पेट्रोल इंजन से, पेट्रोल इंजन से कौन से टाइप के एमिशंस आते हैं, डीजल इंजन से कौन से टाइप के एमिशंस आते हैं, सीआई इंजन से. और अब इन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स नॉर्मली यूज होते हैं, सो उनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. फर्स्ट, एमिशन नॉर्म्स इन इंडिया. यूर विल बी नोइंग दैट हम लोगों ने इंडिया 2000, दैट इज 2000 में हमने पहला जो स्टैंडर्ड नॉर्म एक्सेप्ट किए थे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज BS1. सो इट वाज, ये जो नॉर्म था हम लोगों ने बनाया था, इसके लिए जो रेफरेंस लिया गया था वो था यूरोपियन स्टैंडर्ड, दैट वाज कॉल्ड एज यूरो 1. एंड ये जो नॉर्म हमने इम्प्लीमेंट किया था पूरे देश में एक साथ, वो था ईयर 2000 में. उसके बाद 2002 में, 2001 में हमने भारत स्टेज 2 लॉन्च किया, जो कि 2005 तक पूरे नेशन में इम्प्लीमेंट कर चुके थे हम लोग. उसके बाद आया BS3, उसमें लगभग 2010 तक, अप्रैल 2010 तक पूरे नेशन में वो लॉन्च किया गया था. उसके बाद भारत स्टेज 4, जो कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था 2017 में. उसके बाद पांचवा जो स्टेज है उसको हम स्किप कर चुके हैं. आप लोगों ने शायद पेपर्स में इसमें पढ़ा होगा कि नाउ वी आर प्लानिंग, एक्चुअली इट इज proposed, but because of this lockdown and everything it is slightly postponed, but we are coming to this norm called as BS6. ओके. एंड इस नॉर्म की वजह से पूरी जो इंडस्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है कंप्लीटली, उसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स नए लॉन्च हो रहे हैं जो कि BS6 को कंपाइल करते हैं. सो पूरा चेंज हुआ है कि क्या है इस BS6 में, देखते हैं. नाउ ये देखो, आपके सामने है तीन चीजें का कंपैरिजन है इस टेबल में, BS3, BS4 और BS6, जो कि अभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इंडिया में. और ये जो पहला पहला जो टेबल है ये है पेट्रोल इंजन के लिए, दूसरा जो टेबल है दिस इज फॉर डीजल इंजन. आप एक ही वैल्यू का हम कंपेयर करेंगे. देखो कि सपोज BS3 में परमिसिबल CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वो था 2.3 ग्राम्स पर किलोमीटर. मतलब अगर एक व्हीकल 2.3 ग्राम्स पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करता है तो BS3 के हिसाब से विद इन लिमिट्स था. लेकिन BS4 was more stringent, more pollutant, sorry, reduction in pollution, and you can see that सीधे 2.3 से वो 1 तक रिड्यूस हो गया. मतलब अगर कोई व्हीकल, अगर वो BS4 के लिए कंपाइल होना चाहता है, BS4 का उसको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रिडक्शन है वो 1 तक लेके आना था ग्राम्स पर किलोमीटर के लिए. इस यूरो 6 में भी वही का है, उसको सेम रखा है. दैट इज पेट्रोल अगर व्हीकल है तो यूरो 6 या BS6 में वो 1 ग्राम पर किलोमीटर से कम अगर एमिट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो व्हीकल उस स्टेज में पास हो जाएगा. सेम हाइड्रोकार्बन एमिशन है, NOx एमिशन है, और लास्ट वन इज पार्टिकुलेट मैटर.
ओके। और कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि सल्फर कंटेंट ऑफ द फ्यूल, उसको भी रिड्यूस करने को कहा है, या सल्फर कंटेंट रहेगा ही नहीं। सो जो BS6 को जो फ्यूल कंपाइल करेगा उसमें सल्फर कंटेंट नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पे दूसरे कुछ एडिटिव्स उसमें डालने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से उसके प्राइजेस में और उसमें भी चेंज होने वाला है। व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स जो भी है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है इंडिया में, या फिर अदर जो फॉरेन के मैन्युफैक्चरर जैसे कि टोयोटा या फिर होंडा, सो दे आर कमिंग विथ देयर ओन रेंज ऑफ व्हीकल्स विच इज compiled compatible with the Euro 6 norms. So this is about the Indian emission norms. अब इसमें से हम बात करेंगे कि ये जो CO है, HC है, या NOx है, या पार्टिकुलेट मैटर है, जो कि सबसे ज़्यादा एमिट होते हैं व्हीकल और पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं उससे, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं। तो ब्रीफ में यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अगर CO है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज मोर एविडेंट इन पेट्रोल इंजन्स। आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा होगा कि पेट्रोल इंजन में से CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज जो कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है। ओके, अगर CO को हम लॉन्ग टर्म एक्सपोज करते हैं किसी आदमी को या फिर किसी पेड़ को या फिर किसी इसको, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो कैपेसिटी ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का हमारे बॉडी में, वो कम हो जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू हेडेक्स एंड समटाइम नॉशिया। ओके। SC एमिशंस, फिर भी पेट्रोल इंजन में भी SC एमिशंस ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली, और उनको अगर हम एक्सपोज होते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू हेडेक्स, वोमिटिंग, डिसोरिएंटेशंस। NOx जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस अगर आते हैं हमारे कांटेक्ट में, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स कैन कॉज अस द नॉशिया, sorry, nose and eye irritation, and it is particularly not good for the lungs. Okay. और particulate matter है, particulate matter is solid actually. बेसिकली डीजल इंजन में ज़्यादा particulate matter आते हैं, हम बाद में जब हम डीजल इंजन के एमिशन के बारे में बात करेंगे तो विल गो फॉर द डिटेल्स ऑफ हाउ द particulate matter is generated and how it is controlled. अगर हम इस particulate matter को ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं, हमारे सामने अगर वो रहता है, हम उसमें अगर सांस लेते हैं, सो इट विल हार्मफुल फॉर आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Okay, or it reduces our lung function. So all these emissions, CO, HSE, NOx, and particulate matter, which are coming out from the exhaust of the petrol and diesel engines, you can see that they are very harmful to the human bodies. They are not harmful only for the human bodies, they are also harmful in some different aspects also. Let us see what are those aspects. What is the effect of the pollution? The first one is the greenhouse effect. आप लोग शायद जानते होंगे कि जो सूरज से हमको एनर्जी मिलती है, दैट ऑल दोज रेडिएशंस आर कमिंग इनटू द अर्थ एज दे आर कमिंग फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स, दैट इज सन। सो उनका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट रहता है, एंड दे हैव गॉट मोर पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन जब ये सोलर एनर्जी अर्थ पे आती है और उसको फिर अर्थ के सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होती है, सम, तो अब ये जो रिफ्लेक्शन वाला जो एनर्जी है, इट हैज गॉट मोर वेवलेंथ, एंड दैट एनर्जी कैनॉट पास थ्रू द ग्रीन हाउस गैस लेयर। और एक ग्रीन हाउस गैसेस मतलब CO2, CO जो भी है, इनका एक लेयर बन जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उन लेयर की वजह से ये एनर्जी यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और बिकॉज ऑफ द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी, मतलब हम कंटिन्यूसली वी आर रिसीविंग द एनर्जी, बट ओनली पार्ट ऑफ दैट एनर्जी can pass back to the atmosphere. Some energy is going to remain within our atmosphere, and that is increasing the temperature of the earth, and that is what is called as global warming. हम इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी विच इज अ लॉन्ग वेव लेंथ एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो बाहर नहीं जा पा रही है, वो ट्रैप हो रही है, और ट्रैप होने की वजह से वो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। जैसे कि अगर हम किसी कार में कार अगर हम है हमारे पास और पूरा उसके कांच वाच सब बंद है, और अगर उसको धूप में हम पार्क कर देते हैं कुछ देर के लिए,
5 10 15 मिनट के लिए, और उसके बाद सडनली हम उसको खोलते हैं और अंदर बैठते हैं, तो आपने शायद जिन लोगों ने महसूस किया होगा उन्होंने देखा होगा कि नॉर्मल जो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है उसमें से उससे ज़्यादा उस कार में टेम्परेचर रहता है, बिकॉज दैट कार इज नाउ अ ग्रीन हाउस। तो यही जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इफेक्ट हो रहा है, वो उस कार में भी होता है, or the car becomes a greenhouse, and because of that greenhouse effect the temperature of the car inside the car is higher as compared to the normal atmospheric temperature. So इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दैट ग्रीन हाउस रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप लोग बहुत चीज़ें उसमें से जानते हैं, जैसे कि melting of the glaciers is resulting into rising the levels of the seas and all those things which are happening because of the global warming। और क्या हो सकता है, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि एसिड रेन। एसिड रेन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर सल्फर प्रेजेंट है उस फ्यूल में, सो व्हेन emissions of sulfur dioxide are emitted by this or nitrogen oxides, they are coming out from the engine, and if they are transported for long distances by winds, and they form a secondary pollutant such as nitrogen oxides, nitric acid vapors and droplets। सो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि इंजन से निकलता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है जो कि इंजन से निकलते हैं, वो एक बहुत केमिकल रिएक्शंस उनका एक दूसरे के साथ होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, and that sulfuric acid can result into the acidic rain, and the effect of this acidic rain can be uh, dangerous for the crops, dangerous for the human beings, and it gives us something like this. You can see this effect, it is reducing the greenery. This is the acid rain, and the effect of the acid rain on the tree, you can see that no leaves are left on this tree now because of the acidic rain। Then smog, photochemical smog or just the smog, which are calling उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि स्मॉग। स्मॉग दो शब्दों से बना हुआ है एक्चुअली, स्मोक एंड फॉग, दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये वर्ड बनता है, इसको कहते हैं स्मॉग। अगर हम स्मॉग के बारे में बात करें कि ये इज अ एयर पोल्यूशन दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट, सोलर जो सनलाइट है उसका किसी केमिकल के साथ, सर्टन केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर उनके साथ रिएक्शन होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉग। ओके, दिस photosmog smog is resulting into it's dangerous to this ozone layer, while ozone which is forming at the stratosphere, मतलब हम एटमॉस्फेयर के बाहर अगर, मतलब जो लास्ट लेयर है वहां पे अगर ओजोन फॉर्म होता है, तो दैट इज actually protecting the earth from all those harmful radiations by absorbing all those radiations. But ozone, if it is getting formed at the ground level, it is dangerous, and because of this photochemical reactions, photochemical smoke formation, there is generation of ozone at the ground layer, and which is dangerous for the human health। So ground level ozone which is formed because of the vehicular emissions, इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से photochemical smog generate हो रहा है। volatile organic components like say from paints and solvents and fuel evaporation interact in the presence of sunlight, and which results into the generation of this ground level ozone। Photochemical smog has become a predominant in many cities which are located in sunny, warm and dry climates with many motor vehicles। Worst episode of photochemical smog was normally observed in summer। समर में ज़्यादा उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा शहर दिखा है, स्मॉगी सिटी, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि although sun is shining, but because of this smog, which is, it is not a fog actually, it is a smoke or fog का mixture, so that is very dangerous for the human being because the presence of the ground level ozone into it, this is smog। Then some other effects like say if sulfur dioxide is present, or nitrogen oxides are there, or ozone are there, they are directly damaging to the crops, तो उनका भी लाइफ कम होता है, ईल्ड कम हो जाता है, हम जितना उससे हमको
मिलना चाहिए ला क्रॉप से उतना हमको मिल नहीं पाता है, जितने के फ्रूट्स है या फिर उसका भी या ग्रेन्स है हम लोगों को कम मिलते हैं. Then chronic exposure to the leaves to the air pollutions can also break down the waxy coating that helps to prevent excessive water loss and damage from diseases, pest and drought and frost. जैसे कि अगर ये एयर पोल्यूशन कंटिन्यूसली लीफ जो है पेड़ के जो पत्ते रहते हैं उनके कांटेक्ट में अगर आता है तो उनके ऊपर एक कोटिंग रहता है, वैक्सी कोटिंग जिसको हम बोलते हैं. ये वैक्सी कोटिंग को डैमेज कर देता है और उसकी वजह से वाटर लॉसेस जो कि इवेपोरेशन लॉसेस है उस पेड़ से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बिकॉज नाउ दैट कोटिंग, दैट प्रोटेक्टिव कोटिंग इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एयर पोल्यूशंस. ओके. एंड इसकी वजह से फिर पेड़ में और या क्रॉप्स में बहुत सारे डिसीजेस पैदा हो सकते हैं जो कि उन उसका यील्ड फिर से कम कर देते हैं. अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि अगर सपोज एसआई इंजन है, पेट्रोल इंजन अगर है तो हम लोगों ने बात की कि देर इज CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, देर इज HC, दैट इज हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन्स, देर इज NOx और देर इज पर्टिकुलेट मैटर. ये चार टाइप के पोल्यूटेंट्स हमने देखे, उसके इफेक्ट्स देखे. अब हम बात करेंगे कि एसआई इंजन अगर हम लेते, पेट्रोल इंजन अगर हम लेते तो पेट्रोल इंजन में कौन से टाइप के पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है और कौन से टाइप के पोल्यूटेंट कम है. तो देखते हैं कि एसआई इंजन में क्या होता है. एसआई इंजन में दो टाइप के पोल्यूशन होते हैं. एसआई इंजन में जो पोल्यूटेंट होते हैं उसको हम दो तरह के इसमें बांट सकते हैं. पहला है प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन. अगर फ्यूल पूरी तरह से जल रहा है, पूरी तरह से बर्न हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, तो उससे जनरेट होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड द लीड. ऑफ कोर्स लीड राइट नाउ इज नॉट प्रेजेंट इन द करंट एज फ्यूल. पेट्रोल में अभी लीड नहीं रहता है, तो आप इसके लिए लीड को हम निकाल सकते हैं इसमें से. लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, आपको कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन का मैं फर्क यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कार्बन अगर प्रेजेंट है, कार्बन एक फ्यूल में अगर वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल है और उसमें कार्बन अगर प्रेजेंट है तो कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ. सो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and if it is a complete reaction, then it results into formation of CO2, जिसको हम कहेंगे पूरा रिएक्शन हो गया. सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, if it is resulting into formation of CO2, that is what is called as complete combustion. और अगर कार्बन को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है, सो कार्बन विल नॉट बर्न इनटू CO2, वो बर्न करेगा CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है. क्यों, अगर कम मात्रा में ऑक्सीजन हम रिएक्शन को मिलता है या उस रिएक्शन को हम नहीं दे पाते पूरा ऑक्सीजन, तो उसका रिजल्ट होता है इनकम्प्लीट कंबशन. सो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कार्बन अगर जलता है कार्बन डाइऑक्साइड में तो कंप्लीट रिएक्शन है, और कार्बन अगर जलता है CO में, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड में, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन. अब इस इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज वेरी वेरी पॉइजनस गैस, needs to be avoided completely. Then it results into formation of hydrocarbons. You can say this is called as unburnt hydrocarbons, UBHC. sometimes इसको कहते हैं हम UBHC, unburnt hydrocarbon. उसके बाद आता है सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स कॉल्ड एज पार्टिकुलेट्स. इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम डीजल इंजन के बारे में. और लीड, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि लीड अभी पेट्रोल में या डीजल में लीड की मात्रा बहुत कम या फिर नहीं रहती लगभग. सो लीड हम इग्नोर कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ अगर हम ऐसा इंजन के एमिशंस को दो तरह से लास्ट साइड में मैंने बांटा था कि प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन और प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. अगर हम उसको अलग तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं कि कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, तो इसमें तीन सोर्स हमको पर्टिकुलरली मिलते हैं कि इवेपोरेटिव एमिशंस जो है, इवेपोरेटिव मतलब जो पेट्रोल, आपको पता है पेट्रोल इज अ वोलेटाइल फ्यूल, सो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. अगर हम कहीं पे भी अगर पेट्रोल को रखते हैं किसी के भी
मतलब एक पॉट में अगर हम पेट्रोल रख देते तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा, बिकॉज इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड and the rate of evaporation of petrol is very high. So that's why we are calling petrol is a very volatile fuel. अब इस वोलेटाइल की वजह से जब भी अगर फ्यूल टैंक में भी अगर पेट्रोल रहता है तो वहां पे भी उसका इवेपोरेशन हो रहा है। अगर कार्बोरेटर्स जो भी है या फिर जो भी इंजेक्शन सिस्टम है उसमें भी कुछ इवेपोरेशन हो रहा है, तो इन इवेपोरेशन की वजह से जो पेट्रोल बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इमिशंस, उसको कहते हैं हम यूबीएचसी, दैट इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया। सो इवेपोरेटिव एमिशन के दो सोर्स है, फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो पहले हम देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल दिस इवेपोरेटिव एमिशन। उसके बाद आता है दूसरा जो इवेपोरेटिव एमिशन का, सॉरी जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो सोर्स है, ऑफ कोर्स ये मिक्स है, इसको कहते हैं हम क्रैंकेस। सो क्रैंकेस मतलब जो इंजन का निचला हिस्सा रहता है, जो कि ऊपर हम कंबशन रिएक्शंस हो रहे हैं पिस्टन के ऊपर, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप है वहां पे हम सब कंबशन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो नीचे का जो हिस्सा है जहाँ के क्रैंक केस, सॉरी क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड और वो जो सब चीजें लगी हुई है उसको हम कहते हैं क्रैंक केस। उस क्रैंक केस में जो भी पिस्टन रिंग्स है उसकी वजह से भी कुछ लीकेजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्रैंकेस भी एक सोर्स है एमिशन का, और दूसरा सोर्स है एग्जॉस्ट एमिशन। तो अब पहले बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस दिस इवेपोरेटिव एंड क्रैंकेस एमिशंस, ओके। और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जॉस्ट एमिशन को कैसे रिड्यूस करना है। तो अगर हम अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 100% अगर पोल्यूशंस है, पोल्यूटेंट्स है, तो ऐसा इंजन में पर्टिकुलरली जो इवेपोरेटिव एमिशंस है वो 20% रहते हैं। मतलब जो टैंक और कार्बोरेटर से वेपर्स बाहर जा रहे हैं वो 20% तक उसका वेटेज रहता है। जो क्रैंकेस से वेपर्स आ रहे हैं जिसमें कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं और कुछ पार्शियली बर्न हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, वो रहते हैं अराउंड 20%। मतलब 40% जो पोल्यूटेंट है वो नॉन एग्जॉस्ट टाइप के पोल्यूटेंट हम इसको कह सकते हैं। ये एग्जॉस्ट गैसेस में से नहीं निकल रहे। ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये तो फ्यूल टैंक से निकल रहे हैं, या तो कार्बोरेटर की फ्लोट चेंबर से निकल रहे हैं, या फिर क्रैंकेस से निकल रहे हैं। तो इनके लिए हमको अलग मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल होलाटाइल फ्यूल है, इसलिए इसमें ये जो 40% है वो एडिशनल है। और एग्जॉस्ट एमिशन जो है उसका जो वेटेज है वो 60% है। तो 20 + 20 दैट इज 40 + 60 इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम पेट्रोल फ्यूल है जो कि होलाटाइल है, तो उसकी वजह से इवेपोरेटिव लॉसेस भी हो रहे हैं, उसमें से वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट पेट्रोल अगर इवेपोरेट हो रहा है तो वो डेंजरस है, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन एंड दैट हाइड्रोकार्बन इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, टू द ह्यूमन बींग्स, ओके। तो वो 40% तक है, और जो रिमेनिंग है वो एग्जॉस्ट गैसेस से आता है, दैट इज जो कि 60% है। तो पेट्रोल इंजन के लिए पर्टिकुलरली हम आपने नॉर्मली शायद सुना होगा या फिर बहुत बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं कि पेट्रोल, अगर पेट्रोल और डीजल का हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि पेट्रोल इज क्लीनर फ्यूल और डीजल उतना क्लीन नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो कंसेप्ट है उसमें अगर हम एग्जॉस्ट गैसेस को अगर देखेंगे तो एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ पेट्रोल इंजन आर क्लीनर, उसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम रहता है, इसकी वजह से वो दिखने में व्हाइटिश दिखते हैं। और एग्जॉस्ट गैसेस जो डीजल इंजन के रहते हैं वो थोड़े ब्लैकिश रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलेट मैटर, ओके। तो एग्जॉस्ट एमिशंस को हम अगर कंपेयर करेंगे तो इन दैट सेंस पेट्रोल इंजन इज बेटर। बट अगर हम नॉन एग्जॉस्ट एमिशन की बात करेंगे, अब पेट्रोल होलाटाइल है, उसके लिए इसकी वजह से उसमें ज्यादा नॉन नॉन एग्जॉस्ट एमिशन ज्यादा है इन कंपैरिजन में डीजल इंजन। डीजल इंजन में डीजल है फ्यूल थोड़ा उसको नॉन होलाटाइल उसका नेचर रहता है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स है डीजल में वो हाई एंड हाइड्रोकार्बन्स हम उसको कह सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी उसको इवेपोरेशन नहीं होने देते, ओके। सो डीजल इंजन डीजल फ्यूल जो है वो उसमें एग्जॉस्ट एमिशन का परसेंटेज ही सबसे ज्यादा रहता है। नॉन एग्जॉस्ट एमिशन जो है जैसे कि इवेपोरेटिव एमिशन और क्रैंकेस एमिशंस, उनके जो
परसेंटेज है डीजल इंजन में वो बहुत कम रहते हैं। हम जब डीजल इंजन की बात करेंगे, डीजल एमिशंस की, तब आपको ये फिर से मैं बताऊंगा। सो ये पिक्चर आपको देख सकते हैं कि इसमें evaporative emissions, the emissions during the refueling and the exhaust emissions, everything is shown, and how we can control this what are the first हम उसको सोर्सेस देखते हैं कि ये evaporative emissions कहाँ कहाँ से आती है। पहले तो डायनोरल एमिशंस उसको हम कहेंगे। ये जो है अगर हम फ्यूल टैंक, अगर पूरा टैंक भरा हुआ है, पार्शियल भी भरा हुआ है, और जो व्हीकल पार्क किया हुआ है, ओके, एक जगह पे खड़ा है, अपनी जगह पे व्हीकल इंजन इज नॉट रनिंग, फिर भी एमिशंस हो रहे हैं, क्योंकि जो कि डे का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नाइट का टेम्परेचर कम रहता है, तो ये जो डेली चेंजेस इन टेम्परेचर है उसकी वजह से जो इवेपोरेशन हो रहा है फ्यूल का, वो कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पेट्रोल इज अ वोलेटाइल फ्यूल, सो उसका इवेपोरेशन कंटिन्यूस रहा है, इंजन रन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी वजह से नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो फ्यूल टैंक है या कार्बोरेटर है, उन दोनों में इन ऑर्डर टू मेंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे आर वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर। इसमें स्मॉल छोटे डायमीटर के वेंट रहते हैं, और उन वेंट्स के थ्रू ये लीकेजेस हो रहे हैं एमिशंस के, जो कि हमको रोकने हैं। दूसरा जो सोर्स है वो हॉट स्ट्रोक एमिशन हम उसको कह सकते हैं, कि अगर इंजन हम बंद कर देते, बहुत हमने उसको रन किया, कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया उस व्हीकल ने, अब वो व्हीकल स्टॉप हो गया, तो अब स्टॉप होने के बाद इंजन जो है वो गर्म है, ओके, इंजन के कंपोनेंट जो है बहुत गर्म है अभी, तो उस गर्मी की वजह से द इवेपोरेशन लॉसेस आर मोर, बिकॉज हायर द टेम्परेचर मोर इज गोइंग टू द इवेपोरेशन ऑफ द फ्यूल, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हॉट स्ट्रोक एमिशन। तीसरा है रनिंग लॉसेस। जब इंजन चल रही है, हम व्हीकल अपना दौड़ा रहे, रास्ते पे जा रहा है, उस वक्त जो इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं, जिसको हम कहेंगे रनिंग लॉसेस। उसके बाद फिलिंग लॉसेस और रीफ्यूलिंग लॉसेस। जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब वो नोजल अपने टैंक में जाता है, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, आपने शायद नोटिस किया होगा कि वो वेपर्स बाहर दिखते हैं हम लोगों को, वी कैन सी एक्चुअली दोज वेपर्स, हम मतलब विजिबल रहते, you can see those visible vapors, and that are the refueling losses or refueling emissions at the service stations or the fueling stations. उसके बाद आता है क्रैंकेस एमिशन। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रैंकेस में से भी लीकेजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लॉसेस आएंगे, तो ये सब इवेपोरेटिव एमिशन के सोर्सेस है। सो इवेपोरेटिव एमिशंस, इसके बारे में सब, इन सबको अगर मिलाते हैं इनको हम कहेंगे इवेपोरेटिव एमिशंस। अब इवेपोरेटिव एमिशंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली इफ द वोलेटिलिटी इंक्रीजेस। अगर फ्यूल ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसमें इवेपोरेटिव लॉसेस ज़्यादा रहेंगे, अगर फ्यूल कम वोलेटाइल है तो उसमें इवेपोरेटिव लॉसेस कम रहेंगे। सिंपल लॉजिक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल मोर वोलेटाइल तो उसमें इवेपोरेटिव लॉसेस मोर ज़्यादा है, डीजल लेस वोलेटाइल तो उसमें इवेपोरेटिव लॉसेस कम है। ओके, इवेपोरेटिव emission from the diesel fuel vehicles are considerable to be negligible due to the extremely low volatility of the diesel fuel, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब इवेपोरेटिव emissions को किस चीज पे वो डिपेंड करते हैं, तो चार मेजर चीज है जिस पे इवेपोरेटिव एमिशंस डिपेंड करते हैं। पहला तो है व्हीकल और फ्यूल सिस्टम का डिजाइन। अगर व्हीकल और फ्यूल सिस्टम का डिजाइन ठीक से किया है, फ्यूल फ्लो हो रहा है फ्रॉम फ्यूल टैंक टू द कार्बोरेटर और द डीजल इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, एंड देन फ्रॉम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वो जा रहा है अपने इंजन में, अगर इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, वह उसमें अगर लॉसेस कम रखे गए हैं, उसको उसके जो डायमीटर्स है डक के और ये जो भी सब चीज़ों के, वो अगर अच्छी तरह से प्रॉपरली डिज़ाइन किए हुए, टेक्निकली उसको अगर पूरी तरह से चेक किया हुआ है, तो उसमें लॉसेस कम रहेंगे। दूसरा है एम्बिएंट टेम्परेचर और उसका वेरिएशन। दिन में जैसे मैंने आपको बताया कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नॉर्मली रात का टेम्परेचर कम रहता है, तो ये वेरिएशन की वजह से भी एमिशंस जो है कम ज़्यादा होते हैं। तो नाइट में
नेचुरली अगर टेम्परेचर कम है तो एमिशंस कम रहेंगे, इवापोरेट एमिशन की बात कर रहा हूँ। और डे में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो अगर हम सिंपल लॉजिक अगर यूज़ करें कि हम व्हीकल को अगर पार्क करने की जगह जहाँ है, अगर हम पूरे उसको अंडर सन उसको पार्क करते हैं तो उसमें से इवापोरेट एमिशन ज़्यादा होने वाले हैं। अगर उसको हम किसी छाँव में पार्क करते हैं तो नेचुरली उसमें से इवापोरेट एमिशंस कम हो रहे हैं। देन वोलेटिलिटी ऑफ द गैसोलीन, ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि जो गैसोलीन हमको मिलता है, सपोज भारत में अगर हमको जो गैसोलीन मिलता है तो हम पूरी तरह से उसको इम्पोर्टेड जो क्रूड पेट्रोलियम रहता है उसके हिसाब से हम बनाते हैं, इंडियन जो गैसोलीन रहता है। तो ये चीज़ अगर वो ज़्यादा वोलेटाइल है फ्यूल हम लोगों को जहाँ से मिल रहा है तो उसमें एमिशन लॉसेस ज़्यादा रहेंगे इवापोरेटिव के, और अगर लेस वोलेटाइल है तो उसमें लेस रहेंगे। और कंडीशंस, एवरेज ट्रिप लेंथ, पार्किंग टाइम, इन चीज़ों पे भी इवेपोरेटिव एमिशंस डिपेंड करता है। ठीक है, सो इवेपोरेटिव एमिशंस को हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज शेड। उसका लॉन्ग फॉर्म है सील्ड हाउसिंग इवेपोरेटिव डिटर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहली बार यूज़ किया गया था और स्टैंडर्डाइज किया गया था। उसको हम सील्ड हाउसिंग इवेपोरेटिव डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसकी वजह उससे हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कितना इमिशन हो रहा है। सो इसमें क्या करते हैं कि व्हीकल इज प्लेस इन अ एनक्लोजर, एक पूरी तरह से बंद कमरे में उसको व्हीकल को रखते हैं एंड एमिशंस को मेजर करते हैं। ओके, तो फ्यूल टैंक का टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, उसमें कुछ हीटर वगैरह बैठा के उसका टेम्परेचर हौले हौले धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, और उसकी वजह से हम जितने एमिशंस हो रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमको डायनुलर जो है उस एमिशंस के बारे में बात कर मतलब पता चलता है कि कितने हो सकते हैं। देन रनिंग लॉसेस को अगर डिटरमाइन करना है तो उसको हम व्हीकल को रन करेंगे ऑन डायनामोमीटर, नॉट ऑन द रोड। उसको हम करते स्पेशल टाइप ऑफ डायनामीटर इज यूज दैट इज कॉल्ड एज चैसिस डायनामीटर। और उसमें एक चारकोल कैनिस्टर्स एंड एब्जॉर्बेंट्स लगाए हुए लगे रहते, तो उस चारकोल कैनिस्टर में वो सब जो इमिशंस है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमको पता चलता है कि कितना इमिशन रनिंग के वक्त हो रहा है। The hot soak test measure the emissions from 1 hour immediately after the hot soak test, and acceptable losses from the complete procedures are 2 grams of fuel per test for US, Europe and India। अगर ये जो losses है वो 2 ग्राम पर फ्यूल पर किलोग्राम ऑफ फ्यूल अगर पर टेस्ट अगर है तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर वो 2 ग्राम से ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब उस व्हीकल की डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसा उसको हम ले सकते हैं। अब इवेपोरेटिव एमिशंस कंट्रोल हमने देख लिया कि उसको कैसे मेजर करते हैं। तो एक डिज़ाइन स्टेज रहता है कि जब इंजन हम बना रहे उस वक्त हम उसको चेंज कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन अब इंजन बन गया, अब उसमें फिर भी कुछ हद तक तो इवेपोरेटिव लॉसेस रहेंगे। तो इन इवेपोरेटिव लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड्स है, तो पहले हम उस मेथड को देखते हैं। उसमें दो मेथड यूज किए जाते हैं। पहली मेथड है पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन मेथड, और उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीबी मेथड। और दूसरी जो मेथड है वो है चारकोल कैनिस्टर मेथड। अब ये पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन मेथड जो है उसको ये पर्टिकुलरली क्रैंकेस में से जो इमिशन निकल रहे हैं उनके लिए यूजफुल है, उनको लिए कलेक्ट करने के लिए इमिशन के लिए। और जो चारकोल कैनिस्टर है ये पर्टिकुलरली जो फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर से इमिशन निकल रहे हैं उनके लिए बेटर है। सो एक इंजन में दोनों मेथड्स यूज करना जरूरी है, क्योंकि क्रैंकेस से भी एवापोरेटिव इमिशन हो रहा है और चार फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर से भी हो रहा है। सो हम दोनों को हम कंबाइनली यूज कर सकते हैं इन अ व्हीकल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इवेपोरेटिव एमिशंस। सो पहले हम छोटा सा एक डायग्राम आप देख लीजिए कि ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं एक सिंपल उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ। उसमें पीसीवी के बहुत सारे अदर मेथड्स भी है, लेकिन हम उस सब क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। तो ये क्या है सिंपल उसको टेक्निक में बताता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लीकेज हो रहा है ये क्रैंकेस में जब आ रहा है, ये सब एमिशंस जो आ रहे हैं क्रैंकेस में वो क्रैंकेस में हम कलेक्ट करेंगे और उनको फिर एक वॉल है दैट इज कॉल्ड एज पीसीबी वॉल, उसके जरिए हम लोग फिर से उसको एक इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में डाल देंगे। ठीक है, मतलब जो एमिशंस
बाहर जाने वाले थे एटमॉस्फेयर में, हमने उनको बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दिया, उनको पकड़ा और उनको फिर से अपने इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में डाल दिया ताकि वो फिर से इंजन में जाए और वहां पे वो बर्न हो जाए। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। मतलब क्रैंकेस में जो भी एमिशंस आ रहे हैं लीकेज की वजह से, उनको पकड़ो और फिर से इनटेक मैनिफोल्ड में डाल दो। बस सिंपल टेक्निक है। ओके। और दूसरा जो टेक्निक मैंने बताया आपको कि चारकोल कैनिस्टर सिस्टम। ये चारकोल कैनिस्टर सिस्टम में क्या करता है कि आप ये देख सकते हैं कि ये फ्यूल टैंक है। अब यहाँ पे कुछ फ्यूल एमिट करेगा, ये वेंटेड है एटमॉस्फेयर को, तो ये अगर एमिशंस हो गए तो उन एमिशन को हम इस पाइप के जरिए एक चारकोल कनिस्टर में लेके आते हैं। इसमें चारकोल भरा हुआ है, तो ये जो चारकोल है उसका एक प्रॉपर्टी है कि ये जो इवेपोरेशन है, ये जो एमिशंस है, उनको एड्सॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। और अब एड्सॉर्ब होने के बाद एक हद तक वो उसको एड्सॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको पर्च कर देता है। पर्च करना मतलब निकाल देता है। अब ये निकले हुए जो एमिशंस है वो जाएंगे इंजन में वापस थ्रू अ वॉल कॉल्ड एज पर्ज वॉल। अब इस पर्ज वॉल को कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, कब उसको पार्शियली ओपन रखना है, ये सब डिसीजन लेंगे इंजन का कंप्यूटराइज सिस्टम। ओके। सो जो ईसीयू रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, उसमें ये फैसिलिटीज रहती है कि दैट इंजन कंप्यूटर विल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड पार्शियल ओपनिंग, द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय दिस इंजन कंप्यूटर। सो ये है चारकोल कैनिस्टर सिस्टम ब्रीफ में। अब हम एग्जॉस्ट एमिशन की बात करेंगे। अब तक हम बात कर रहे थे, जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं एसआई इंजन के एमिशंस के बारे में। हमने बात की पहले कि नॉन एग्जॉस्ट एमिशन जो है, जैसे कि कार्बोरेटर्स या फिर फ्यूल टैंक से जो एमिशन आते हैं या फिर जो क्रैंकेस में एमिशन आते हैं, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोर इम्पोर्टेंटली कि एग्जॉस्ट एमिशंस को हम कैसे करते हैं। तो एग्जॉस्ट एमिशन क्या क्या है उसमें है, मैंने आपको पहले बताया कि सीओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दैट इज NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज पार्शियली बर्न्ट और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन। अब इन चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हम देखेंगे। इससे पहले आप एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। ये ग्राफ में क्या दिखा है कि एग्जॉस्ट एमिशंस और एयर फ्यूल रेशियो फॉर अ गैसोलीन इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन, अगर हम एग्जॉस्ट एमिशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट द एयर फ्यूल रेशियो, तो आपने ये शायद नोटिस कर भी लिया होगा कि हाइड्रोकार्बन जो है SC, जैसे जैसे हम फ्यूल का एयर फ्यूल रेशियो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम फ्यूल को लीन बना रहे हैं, मिक्सचर एयर फ्यूल मिक्सचर को लीन जैसे हम बना रहे हैं, तो जितना लीननेस ज्यादा है उतना ये हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज कम है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हाइड्रोकार्बन तो कम हो रहा है लीननेस की वजह से, लेकिन उसी वक्त बिकॉज ऑफ दैट लीननेस ओनली NOx बढ़ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस ग्राफ से हमको जो आउटपुट लेना है वो यही है कि अगर हम एक एग्जॉस्ट एमिशन को कम कर रहे हैं, ओके, तो उसकी वजह से दूसरे दो एग्जॉस्ट एमिशन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमको कुछ इस तरह के टेक्निक चाहिए कि जो सब परिस्थितियों में हमारे काम आए, मतलब हाइड्रोकार्बन भी कम करे, NOx भी कम करे, CO को भी कम करे, CO2 भी कम करे, सब ऑल इन वन। ओके। सो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है कि CO कम हो रहा है लेकिन NOx बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन कम हो रहा है लेकिन NOx बढ़ रहा है, इसकी रीजंस क्या है हम देखते हैं अगले स्लाइड में। उसकी रीजंस है कि फॉर्मेशन ऑफ CO जो है वो क्यों हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंबशन पूरा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से CO मिल रहा है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन कम है तो CO फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है। सो अगर मिक्सचर रीच है, रीच मिक्सचर का मतलब होता है कि उसमें फ्यूल ज्यादा है रिक्वायरमेंट से, मोर देन दैट स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो, लेकिन एयर कम है, ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब हम रीच मिक्सचर सप्लाई करते हैं इंजन को तो उसमें मिलेगा हमको CO एज अ प्रोडक्ट।
Okay, so CO is a product of the incomplete combustion and depends on the equivalence ratio, that is air fuel ratio. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर रिचनेस ज्यादा है तो सीओ फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी मैंने बताया. इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रहा है? इट ऑकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द इनपरफेक्ट मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल. अगर हम एयर फ्यूल को पूरी तरह से मिक्स नहीं कर पाते कार्बोरेटर्स में या फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होने के चांसेस रहते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सीओ फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सीओ फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ हीट लॉस बिकॉज जो रिएक्शन होने वाला था वो C2CO2 होने वाला था, लेकिन वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. वो C2CO2 नहीं हुआ, वो C2CO हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ. तो उसकी वजह से हीट लॉस भी हो रहा है कि जितना हम हीट जनरेट करना चाहते थे उतना हीट इन इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शंस में जनरेट नहीं होता है. सो CO फॉर्मेशन इनडायरेक्टली इंडिकेट्स दैट इज अ हीट लॉस. CO इज हाई ड्यूरिंग आइडलिंग, क्योंकि हम आइडलिंग, आपको पता है, आपने कार्बोरेटर्स को अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आइडलिंग के दौरान और जब हम ज़्यादा पावर इंजन से डिमांड करते हैं, हाई पावर, उसकी वजह उस वक्त हमको रीच मिक्सचर सप्लाई करना पड़ता है. अगर हम रीच मिक्सचर सप्लाई करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो CO फॉर्मेशन होता है. आप इस साइकिल को अच्छी तरह समझ लीजिए. आइडलिंग और सडन एक्सेलरेशन और कोल्ड स्टार्टिंग और ऐसे कुछ सडन जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम सडनली किसी कार को जा रहे हैं और हम ओवरटेक करना चाहते हैं, तो हम एक्सीलेटर को बहुत जोर से घुमा देते हैं, तो रीच मिक्सर आने लगता है. अब ये रीच मिक्सर की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होने के चांसेस रहते हैं और उस वक्त उस पर्टिकुलर पीरियड में सीओ फॉर्मेशन बढ़ जाता है. और ये सबसे कम रहता है जब हम व्हीकल को स्टेडी कंडीशंस में चलाते हैं, एक ही कांस्टेंट स्पीड पे कंटिन्यूसली अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, और अगर स्पीड जो है और जो भी लोड है उसमें ऊपर, वो अगर 20 to 80% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ दैट व्हीकल अगर है, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी रनिंग कंडीशंस, और इट्स कॉल्ड एज क्रूजिंग ऑल्सो इन सम अदर टर्मिनोलॉजी. सो अगर क्रूजिंग रेंज में अगर जा रहा है तो वो सीओ फॉर्मेशन सबसे कम रहता है, क्योंकि क्रूजिंग के दौरान या फिर स्टेडी रनिंग के दौरान हम लोग थोड़ा सा लीन मिक्सचर सप्लाई करते हैं, लीननेस उसमें लाते हैं, थोड़ा सा एयर ज़्यादा सप्लाई करते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करते हैं, और उस ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं और सीओ फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाता है. ओके, CO is a colorless, odorless but poisonous gas that attacks the red blood cells. NOx या NOx और NO फॉर्मेशन जो है वो किस वजह से होता है वो देखते हैं पहले. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर. सो क्या चाहिए हमको? अगर एक्सेस ऑक्सीजन अवेलेबल है और ज़्यादा टेम्परेचर है इंजन के सिलेंडर में, तो उसकी वजह से नॉक फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है. अब एक्सेस ऑक्सीजन कब अवेलेबल रहेगा? जब हम लीन मिक्सचर सप्लाई कर रहे हैं. आपको मैं लास्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ. लीन मिक्सचर सप्लाई करते हैं तब सीओ फॉर्मेशन रिड्यूस होता है, लेकिन अगर लीन मिक्सचर सप्लाई करते हैं तो उसी वक्त एनओएक्स फॉर्मेशन ज़्यादा होता है. इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर हम एक पोल्यूटेंट को सप्रेस करना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से दूसरा पोल्यूटेंट बढ़ सकता है. इसलिए हमको उस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी वजह से सभी टाइप के जो एमिशंस है उसको हम कम कर सकते हैं, सफिशिएंटली कम कर सकते हैं. उनको जीरो करना तो अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है. कुछ काम उन पे अभी चल रहा है, लेकिन जीरो नहीं कर सकते हम उसको, रिड्यूस टू जीरो अभी तक नहीं कर पाए हैं. इंजिन्स की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, लेकिन हम उसको जरूर एक बहुत कम हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो एनओएक्स फॉर्मेशन की वजह मैंने आपको बताई कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ लीन मिक्सचर एंड टेम्परेचर. अगर ज़्यादा बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनओएक्स फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो NOx इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. NOx में NO हो सकता है या फिर NO2 हो सकता है या फिर NO3 हो सकता है, उनको हम कंबाइनली कहते हैं NOx. इट इज रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है NOx. एंड
अगर हम NOx को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए कि कंबशन का टेम्परेचर कम करे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पार्क को थोड़ा सा रिटार्ड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा लेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मैकेनिज्म रहते हैं इंजन में जिसको हम स्पार्क रिटार्डेशन मैकेनिज्म्स कहते हैं। उसके बाद हम स्पीड कम कर सकते हैं। उसके बाद हम कंप्रेशन रेशो अगर कम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंजन के कम रहते हैं। उसके बाद हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्निक। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पोल्यूशन कंट्रोल के टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। और ऑक्सीजन अवेलेबल अगर हम कम कर सकते हैं, इसके लिए हमको रीच मिक्सचर सप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम सप्लाई करते हैं आइडलिंग और पावर रेंज में जब हमको ज़्यादा पावर चाहिए। तो हम बात करेंगे NOx फॉर्मेशन जो है वो आइडलिंग का जो पीरियड है या फिर पावर का जो पीरियड है उसमें कम रहता है कंपेरेटिव टू द क्रूजिंग रेंज। क्रूजिंग रेंज में CO कम है लेकिन NOx फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है। अब SC फॉर्मेशन दो हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज ऑल्सो लाइक CO, इट इज बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन। सो जो भी इनकम्प्लीट कंबशन की वजह है उसमें सब वजह है इसको भी एप्लीकेबल है। जो क्रिवाइस वॉल्यूम रहते हैं, क्रिवाइस वॉल्यूम मतलब सिलेंडर पिस्टन और जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें बहुत ऐसी छुपी हुई जगह रहती है कि जहाँ पे गैस तो चला जाता है लेकिन उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। ओके, मतलब हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे रहते हैं लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता भी, क्योंकि ये जो एरियाज है वो ऐसे है कि जहाँ पे कि बहुत छोटा सा एरिया रहता है, छोटा सा वॉल्यूम रहता है। उस वॉल्यूम में रिएक्शंस होते हैं लेकिन उसका स्पीड जो है वो बाकी सिलेंडर में जो रिएक्शन हो रही है उससे बहुत कम रहता है। इसका मतलब उस उन एरियाज में जिसको हम कंबाइनली कहते हैं क्रिवाइज वॉल्यूम्स, इन क्रिवाइज एरियाज में जो फॉर्मेशन होने वाला है SC का वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन टाइप का रहेगा। कंप्रेशन और कंबशन की वजह से भी क्रिवाइस वॉल्यूम्स फील्ड होते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन कंबशन। ड्यूरिंग एक्सपांशन दिस मिक्सचर लीव्स द क्रिवाइसेस एंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द हॉट बर्न गैस मिक्सचर। सो दिस ये जो पूरा सब मिला के जो क्रिवाइसेस है उनका ओवरऑल SC एमिशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि वो वॉल्यूम कितना है और उसका लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द स्पार्क प्लग एंड एग्जॉस्ट प्लग। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको हम अभी इतनी कम समय में उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बारे में हम सेपरेटली बात कर सकते हैं अगर बाद में किसी वीडियो में मैं इसको और अच्छी तरह से समझा सकूंगा। तीसरा जो सोर्स है SC का वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल लेयर। लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हम उसको कह सकते कि इट्स डिफिकल्ट टू बर्न टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो जलने में ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है। तो वो बहुत स्लो जलते हैं, उसका स्पीड ऑफ बर्निंग इज स्लो एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑफ द layer of that lubricant oil which is coming in contact with the hot gases. Then another is the deposits, जो भी इंजन पे डिपॉजिट रहते हैं। अपने लुब्रिकेटिंग ऑयल हम जब यूज़ करते हैं तो ये डिपॉजिट्स थोड़े थोड़े कम होते हैं। तो इसके लिए आपने अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल जब वो फील करते हैं तब उसका कलर, और जब हम उसको रिफिल करते हैं जो पुराना ऑयल निकालते तो पूरा काला हो जाता है। ये काला होता है इसकी वजह से क्योंकि उसमें वो सब जब डिपॉजिट्स उसमें वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से वो काला काला हो जाता है कुछ समय के बाद। तो इसलिए हमको एडवाइस दिया जाता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो हमेशा सब कुछ किलोमीटर्स के बाद हमको चेंज करना है, क्योंकि वो अपना जो ऑयलीनेस है या फिर अपने जो लुब्रिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और अपना जो डिपॉजिट होल्ड करने का कैपेसिटी है उसको कम हो जाता है। उसकी वजह से हमको लुब्रिकेटिंग ऑयल कुछ 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर ऐसा कुछ व्हीकल मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करते हैं उसको हमको बदलना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल। सो इसकी वजह से भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पैदा हो सकते हैं। देन फ्यूल मिक्सचर के दौरान कोल्ड स्टार्टिंग के दौरान भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। ओके ओके, अगर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है गाड़ी में और अगर वो वार्म अप नहीं हुआ है, वार्म अप पीरियड के बारे में भी हम बात करेंगे सेपरेटली।
तो उस वजह से भी हो सकते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पैदा, या फिर लार्जर अमाउंट ऑफ फ्यूल इज इंजेक्टेड, अगर हम ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक से ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन तैयार हो सकते हैं। कॉम्बशन का अगर डिज़ाइन ही, मतलब कॉम्बशन चेम्बर का डिज़ाइन अगर प्रॉपर नहीं है, अगर कुछ ऐसे लोकेशन है कम्बशन चेम्बर में जहाँ पे ये कम्बशन रिएक्शंस उतने फास्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमको एससी फॉर्मेशन हो सकता है। सो ये सब रीजंस है। अब हम बात करेंगे सीआई इंजन के बारे में। पोल्यूशन फ्रॉम सीआई इंजन, ये जो है वो पेट्रोल इंजन से कहाँ डिफरेंट है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पेट्रोल इज अ वोलेटाइल फ्यूल, डीजल इज अ लेस वोलेटाइल फ्यूल, एंड बिकॉज ऑफ दैट whenever the pollutants are coming from the CI engines, वो CI इंजन के पोल्यूटेंट्स जो है वो थोड़े से अलग रहेंगे। अलग इन द सेंस, इसमें मेजर एमिशंस रहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NOx, मतलब वही है, उसमें सिर्फ एडिशनल जो है वो पार्टिकुलेट मैटर। लेकिन लेकिन हाइड्रोकार्बन CO और NOx का जो परसेंटेज है CI इंजन्स में, वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है इन द देन द SI इंजन्स। पेट्रोल इंजन्स में उसका जो परसेंटेज है और डीजल इंजन में उसका जो परसेंटेज है वो डिफरेंट रहता है। लेकिन सीआई इंजन में एक एडिशनल फ्यूल है, सॉरी एडिशनल मैटर है, और वो है पर्टिकुलेट मैटर। अब पर्टिकुलर मैटर मतलब सॉलिड कार्बन पार्टिकल। तो हम इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एंड द अदर फ्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सीआई इंजन्स आर ऑपरेटिंग जनरली विद सम एक्सेस एयर, क्योंकि अगर फ्यूल को बर्न करना है, डीजल इज अ लेस वोलेटाइल फ्यूल, सो वी नीड मोर ऑक्सीजन इन द combustion chamber normally, and that's why because of the presence of the excess oxygen in the air, which is excess air which is present in the combustion chamber all the time, the concentration of CO and SC is less as compared to petrol. लेकिन the excess oxygen gives rise to more NOx। इसका मतलब हम ये ऐसा ले सकते हैं कि अगर हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का अगर SC और CO का ये करते हैं कंपैरिजन, तो CO SC परसेंटेज जो है वो पेट्रोल इंजन में कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा, लेकिन NOx का परसेंटेज कम रहेगा। डीजल इंजन में CO SC एमिशंस कम रहेंगे और NOx एमिशंस ज़्यादा रहेंगे। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट इंजेक्शन चेम्बर्स है तो मोर NOx रहेगा, और इनडायरेक्ट इंजेक्शन चेम्बर्स है तो उसमें टेम्परेचर्स कम रहते हैं, तो NOx का फॉर्मेशन भी कम रहता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं डीजल इंजन के बारे में, उसको कहते हैं हम पार्टिकुलेट्स। ये पार्टिकुलेट्स मतलब द कंपाउंड्स ऑफ द डीजल हैविंग हायर बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर्स। ओके, ऐसे कंपोनेंट्स है डीजल फ्यूल के जिनका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका मतलब वो बहुत देर के बाद बॉईल करना शुरू कर देंगे, बहुत देर के बाद उसको इवेपोरेट या फिर उसका रिएक्शन शुरू होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी कंडेंस हो जाएंगे। सो इन द फ्यूल रिच रीजन इन द कंबशन चैम्बर, जहाँ पे फ्यूल ज़्यादा रहता है, वहाँ पे कंबशन रिएक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे फॉर्म होते हैं सॉलिड सूट पार्टिकल्स, और इन सॉलिड पार्टिकल्स को हम कहते हैं पार्टिकुलेट्स। अब ये पार्टिकुलेट जो रहते हैं उनका साइज क्या रहता है? एक्चुअली ये इनका जो साइज रहता है वो डायमीटर रहता है 9 to 90 नैनोमीटर्स, मतलब वो बहुत कम साइज के रहते हैं। एक पार्टिकल अगर हम देखते हैं 9 to 90 नैनोमीटर्स का साइज रहता है, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसको एक क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं, और उनको हम सॉलिड कार्बन स्पीयर के इसमें देख सकते हैं। और ये जो सिंगल सूट पार्टिकल अगर हम लेते हैं, अगर हम विजिबल सूट पार्टिकल लेते हैं, तो उसमें ऐसे 5000 तक के स्पीयर हो सकते हैं। ओके, अब ये जो सिंगल सूट पार्टिकल है हम देख सकते हैं, काले रंग के जो पार्टिकल्स हमको डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में दिखते हैं, ये नथिंग बट पार्टिकुलेट्स।
ओके, तो उसमें बहुत छोटे छोटे नैनोमीटर साइज के कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं जो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, उसकी वजह से वो बड़ा पार्टिकल बनता है। और उसमें नैनो साइज के 5,000 तक बड़े बड़े 5,000 नंबर तक के स्पीयर्स एक दूसरे से चिपके हुए रह सकते हैं। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो कंट्रीब्यूशन है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, डीजल तो खैर मैंने बता दिया आपको कि इट्स डिफिकल्ट टू बर्न फ्यूल, लेकिन उसके साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो रहता है इंजन में वो भी डिफिकल्ट टू बर्न हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ रहता है। सो दे लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पार्टिकुलेट्स। सो पार्टिकुलेट जो डीजल इंजन में बनते हैं उसमें से 25% आते हैं इस लुब्रिकेटिंग ऑयल के बर्न होने की वजह से, और 75% रिमेनिंग जो है वो आते हैं एक्चुअल डीजल की बर्निंग से। When the engine is running with rich mixture, the rate of particle formation is also more because अगर हम रिच मिक्सचर सप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की कम होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन ज़्यादा होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन अगर ज़्यादा होता है तो पार्टिकुलर फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है डीजल इंजन में। ओके, नाउ पार्टिकुलर फॉर्मेशन की वजह क्या क्या है वो देख लेते हैं। इंजेक्शन सिस्टम अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया नहीं है, या फिर इंजेक्टर्स जो लगे हुए इंजन में अगर वो उसके लोकेशंस नहीं है, या फिर इंजन्स इंजेक्शन अगर पार्शियली ब्लॉक हो गए हैं, या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्लीन नहीं हुए, तो उसकी वजह से सूट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस अगर हम डीजल को इंजन को अगर मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली, उसको अगर क्लीनिंग नहीं करते, इंटरनल क्लीनिंग आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल क्लीनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल क्लीनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम और द इंजेक्शन सिस्टम्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो एक पर्टिकुलर समय के बाद उसको हमको क्लीन करना पड़ता है, अगर नहीं क्लीन किया गया तो उसकी वजह से सूट फॉर्मेशन बढ़ सकता है। टाइप ऑफ फ्यूल, ये तो खैर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे पेट्रोल इंजन में मैंने बताया था कि अगर फ्यूल लेस होलाटाइल है या फिर ज़्यादा होलाटाइल है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल पे भी सूट फॉर्मेशन डिपेंड करता है। देन इंजन अगर ज़्यादा लोडेड है, तो अगर लोड ज़्यादा है तो इसका मतलब इंजन को ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना है। अगर इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना है तो उसको रिच मिक्सचर चाहिए। अगर रिच मिक्सचर है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सूट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। अगर सुपर चार्जिंग टेक्निक्स हम यूज़ नहीं कर रहे, या टर्बो चार्जर्स अगर इंजन में नहीं लगा हुआ है, तो उस वजह से भी सूट फॉर्मेशन का रेट बढ़ता है। अब हम बात करेंगे एमिशन कंट्रोल मेथड्स के बारे में। अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया है, सो आई may not be able to go for this emission control methods completely at this point of time। तो मैं जस्ट आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या क्या मेथड्स है, उसके बारे में डिटेल्स हम शायद अगले लेक्चर में या फिर किसी और सेशन में उसके लिए बात कर सकते हैं। एमिशन कंट्रोल मेथड्स में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक मेथड्स जो है उसमें आते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें आता है इंजीनियरिंग ऑफ कंबशन प्रोसेस, मतलब कंबशन चेंबर को इस तरह से डिज़ाइन करो कि ऑटोमेटिकली इमिशन कंट्रोल्स अचीव हो सके। दूसरा है कि अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं सब ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स मतलब यहाँ पे सब आते हैं कि ऑपरेशन अगर इंजन का चल रहा है तो उसमें स्पीड कितना रहना चाहिए, उसका गियर कब कौन सा गियर चेंज होना चाहिए, ये सब ये जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को अगर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एज अ ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, और एज अ ओनर ऑफ द व्हीकल, और एज अ डिजाइनर ऑफ द व्हीकल, एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल्स, बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो उसको अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो भी हम एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एमिशन कंट्रोल टेक्निक है यूजिंग आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइसेस, जैसे कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, कैटालिटिक कन्वर्टर, थर्मल रिएक्टर्स, ये जो सब डिवाइसेस है, ये एग्जॉस्ट सिस्टम में अगर हम लगाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम के एग्जॉस्ट होने के बाद अगर हम लगाते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट हम उसको कह सकते हैं, तो भी हम एग्जॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम रीफॉर्मुलेटेड फ्यूल यूज करते हैं, या फिर कोई स्पेशल बना हुआ फ्यूल जैसे कि ऑक्सीजनेटेड गैसोलीन, ऐसा गैसोलीन जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, अगर हम उसको विंटर में यूज कर सकते हैं तो वी कैन रिड्यूस द CO, एंड लेस वोलेटाइल गैसोलीन इन समर
to reduce the evaporative SC. So reformulated fuels or specially prepared fuels for that particular season or for that particular vehicle अगर हम अवेलेबल है, अगर हम उनको यूज करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम उससे भी एग्जॉस्ट इमिशन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो टेक्निक्स आफ्टर ट्रीटमेंट के टेक्निक्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। वो अब इन सब चीज़ों के लिए हमको चाहिए इंजेक्टर के डिज़ाइन में चेंजेस, ऑक्सीजन सेंसर्स, ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो पहले हम इन आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइसेस के बारे में जस्ट ब्रीफली आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। पहला है थर्मल रिएक्टर, जो कि एक बड़ा रिएक्टर रहता है या फिर बड़ा स्पेस रहता है जहाँ पे हम सेकेंडरी रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद उसकी कुछ खामी की वजह से हमको दूसरा एक डिवाइस मिलता है जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए रहते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर रादर पर्टिकुलर दिस थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर इज एबल टू रिड्यूस HC, CO एंड NOx एमिशंस साइमल्टेनियसली। वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद तीसरा टेक्निक जो यूज होता है नॉर्मली वो है EGR, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्निक। अब ई सर्कुलेशन, ये जो EGR है ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड डिफिकल्टीज उसके बारे में बात करेंगे। और जो लास्ट टेक्निक है वो है पार्टिकुलेट ट्रैप, जो कि पर्टिकुलरली फॉर डीजल इंजन्स इज मोर सुटेबल बिकॉज डीजल इंजन्स में पर्टिकुलेट का परसेंटेज, पर्टिकुलर मैटर का परसेंटेज, PM मैटर का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। उसके लिए हम पर्टिकुलर मैटर या फिर फिल्टर्स यूज़ करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में देख सकते हैं। सो दिस वॉज द कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू for your patience listening. Thank you very much.